एक रोज एक अंधी लड़की रास्ता पार करते हुए एक गाड़ी से टकरा जाती है और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल के यहाँ वहाँ घूमने लगी। वो हर किसी को देख सकती है लेकिन कोई उसे नहीं देख पाता। मगर असल मुसीबत तो तब शुरू हुई जब एक लड़का उसे देख सकता है। जहाँ पूरी दुनिया में कोई उसे देख नहीं पाता, वहाँ भला ये लड़का उसे कैसे देख सकता है? आखिर ये लड़का कौन है और वो क्यों उसे देख सकता है? जानने के लिए इस कहानी को अंत तक देखें। और अगर आपको हर रोज ऐसी कहानियाँ सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को पक्के से सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। कहानी की शुरुआत में हम ली को देखते हैं जो रास्ते पर यहाँ वहाँ भटक रहा है। दूसरी ओर हमें किसी औरत की शोक सभा दिखाई जाती है। वहाँ एक आदमी बैठकर ली को फोन लगाता है और ली के फोन पर ब्रदर इन लॉ लिखा आता है, जिससे हमें ये समझ में आता है कि जिस औरत की शोक सभा चल रही है वो दरअसल ली की पत्नी है। मगर ली अपनी पत्नी को अंतिम विदाई नहीं देना चाहता। वो अकेले ही अपने दुख को भुलाने के लिए बेसबॉल प्रैक्टिस कर रहा है। अब अगले दिन हमें ली को ऑफिस में दिखाया जाता है। वो दरअसल एक इंश्योरेंस एजेंट है। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि उसका ब्रदर इन लॉ ऑफिस में उससे मिलने आया है। ली उसे देखते ही उसके पास गया और कहीं बाहर चल के बात करने को कहा, मगर उसका भाई बहुत गुस्से में है क्योंकि वो अपनी बीवी के अंतिम रस्म में भी नहीं आया। वो उसे बार बार कहता है, तुम ही मेरी बहन की मौत के जिम्मेदार हो, तुम उसके खूनी हो। ली उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है मगर वो गुस्से में उसका गिरबान पकड़ लेता है। बात हाथापाई पर उतर आई है। दफ्तर में सभी लोग उनकी तरफ देख रहे हैं। ली उनसे कहता है, अरे ये मेरा भाई है, इसे तो बस मजाक करने की आदत है। और उसका ब्रदर इन लॉ गुस्से में उसे एक घूंसा जड़ देता है। अब उसके वहाँ से जाने के बाद सभी ली से इस बारे में पूछने लगते हैं मगर वो किसी को कोई जवाब नहीं देता। फिर जब उसने अपनी टीम से काम के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि तकरीबन 2 महीने पहले मीजो नाम की लड़की की एक कार दुर्घटना हो गई और इस वक्त वो लड़की कोमा में है। लेकिन गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर हमारे इंश्योरेंस कंपनी का क्लाइंट है। तब ली ने उनसे कहा कि हमारे क्लाइंट से पैसे लेकर उस लड़की को दे दो। मुझे नहीं लगता कि इस केस में और किसी तरह की दिक्कत आने वाली है। मगर उसके कलीग ने बताया कि उस लड़की का इस दुनिया में कोई नहीं, सिर्फ एक गार्डियन है और वो पैसे लेना नहीं चाहता। इसके बाद ली के बॉस ने उसे एक केस पूरी तरह सौंप दिया और उसे कहा कि तुम्हें किसी भी तरह से उस लड़की के गार्जियन को पैसे लेकर सेटलमेंट करने की बात पर राजी कराना होगा और ये केस वापस लेने को कहना होगा, क्योंकि जो गाड़ी चला रहा था वो सिर्फ हमारा क्लाइंट नहीं बल्कि हमारे सीईओ का दोस्त है और अगर उसे जेल की हवा खानी पड़ी तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा क्योंकि वो हमें मोटे पैसे देता है। तो तुम्हें किसी भी तरह इस केस को रफा दफा करना होगा। अब अगले दिन ली उस लड़की के गार्जियन को मनाने के लिए हॉस्पिटल पहुंचता है और वह देखता है कि ये वही जगह है जहां पर उसकी पत्नी एडमिट थी और वो उसके बारे में सोचकर बहुत बुरा महसूस करता है। अब किसी तरह वो मीजो के कमरे में गया। वहाँ टेबल पर कुछ रंग बिरंगे पत्थर रखे हुए हैं। फिर उसने ड्रॉअर खोला तो वहाँ पर मीजो की बचपन की तस्वीर रखी हुई है। इतने में वहाँ पर एक लड़की आती है। ली ने उससे पूछा कि तुम कौन हो? वो लड़की तो हक्का बक्का रह गई। उसने उल्टा ली से पूछा, क्या तुम मुझे देख सकते हो? क्या मैं तुम्हें नजर आ रही हूँ? ली ने कहा, अरे मैं कोई अंधा थोड़ी हूँ जो तुम मुझे दिखोगी नहीं। इतने में नर्स कमरे में आती है और वो ली से उसका परिचय मांगती है। ली ने बताया कि वो एक इंश्योरेंस एजेंट है और वो मेजू से मिलने आया है। मेजू ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं पहचानती। ली ने भी जवाब में उससे कहा कि मैं भी तुम्हें नहीं पहचानता। इतने में नर्स ली से पूछ बैठी कि तुम किससे बात कर रहे हो और ली उसकी बातों का कोई जवाब दिए बिना वहाँ से चला जाता है। असल में ये जो लड़की खड़ी है वही मीजो है और एक्सीडेंट के बाद से वो कोमा में है। लेकिन अगर वो कोमा में है तो वो ली के सामने कैसे खड़ी थी? इन सभी सवालों के जवाब हमें आगे जाकर मालूम चलेगा। यहाँ मीजो परेशान है कि भला ली उसे कैसे देख सकता है। उधर ली को देखते ही अस्पताल के बहुत सारे मरीज बीमार होने का नाटक करने लगते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि वो एक इंश्योरेंस एजेंट है और उसके जरिए उन्हें पैसे मिल सकता है। ली उनमें से एक पेशेंट जिनी से कहता है, तुम लोगों को तो पिक्चरों में होना चाहिए, बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेते हो, लेकिन एक दिन तुम सबकी चोरी पकड़ी जाएगी। इतना कहकर ली वहाँ से निकल आता है और सीधा मीजो के गार्डियन से मिलने जाता है जो दरअसल मीजो की अच्छी दोस्त भी है। ली ने उससे सवाल पूछना शुरू किया, क्या एक्सीडेंट के दिन मीजो किसी तरह से डिप्रेशन में थी? तब मीजो की दोस्त ने जवाब में कहा,
तुम्हारी तरह कई इंश्योरेंस एजेंट इसी तरह के सवाल करके चले गए हैं। असल में तुम लोग उसे हर्जाना देना ही नहीं चाहते। तुम लोग इस एक्सीडेंट का जिम्मेदार उसी को ठहरा देना चाहते हो। असलियत तो ये है कि तुम सब लोगों ने मिलकर मीजू को मार डाला। मीजू ऐसी लड़की नहीं कि वो आत्महत्या करे, इसीलिए अच्छा होगा कि आगे से तुम यहाँ मत आना। अब ली ने दफ्तर वापस आकर इस केस पर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया। उसने पाया कि एक्सीडेंट के मौके पर जो भी चीजें पाई गई थी उसमें उसका वॉकिंग स्टिक गायब है, जो कि अंधे लोग चलते फिरते वक्त इस्तेमाल करते हैं। ली ने इस बारे में पुलिस इंस्पेक्टर से भी बात की। इसके कुछ ही दिनों बाद ली की सास उससे मिलने उसके घर आती है। ली ने उनसे माफी मांगी क्योंकि वो अपनी पति के अंतिम संस्कार में नहीं जा पाया। वो बोली, कोई बात नहीं, तुम जरूर कहीं न कहीं बिजी होंगे, लेकिन मेरे बेटे ने दफ्तर में आकर तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ। ली ने कहा, कोई बात नहीं माँ, वो छोटा है, जरूर गुस्से की हालत में उसे ऐसा हो गया होगा। इसके बाद उसकी सास ऊपर अपनी बेटी के कमरे में जाना चाहती है, कमरे को साफ करने के लिए, लेकिन ली ने उन्हें मना कर दिया। कहा कि वो खुद उसका कमरा साफ कर देगा। असल बात तो ये है कि पत्नी के मरने के बाद वो खुद अपने कमरे में कभी नहीं गया। सास के चले जाने के बाद उसने सास के द्वारा लाया किमची खाया और रात में एक बार पर जाकर उसने खूब शराब पी ली। वापस घर आते वक्त जब उसने अपने जेब में हाथ टटोला तो उसे वही पत्थर मिला जो मीजू के कमरे में उसके टेबल पर सजाए हुए थे, और वो गलती से उन्हें अपने साथ ले आया। पत्थर को वापस करने के लिए वो उसके पास गया और कोमा में पड़ी मीजू से पूछने लगा, तुम एक्सीडेंट के दिन बिना वॉकिंग स्टिक के क्यों चल रही थी? और भी न जाने नशे की हालत में वो क्या क्या बोलता रहा, और रात में वो वही जमीन पर सो गया। अगले दिन नींद से उठकर वो उसे सॉरी कहते हुए कमरे से निकल गया और वरांडे की खिड़की से वो देख रहा है कि जिनी नाम का वही मरीज जो बार बार बीमारी का नाटक करके इंश्योरेंस कंपनी से मोटा पैसा ऐंठता है, वो स्कूटी चलाकर घूम रहा है। ली ने तुरंत उसकी एक वीडियो बना ली। तभी उसकी नजर वहाँ एक बच्चे के साथ बैठी मीजू पर गई, जो अगले ही पल गायब हो गई। उसने बच्चे से जाकर पूछा कि वो जो लड़की तुम्हारे साथ बैठी थी वो कहाँ गई? उस बच्चे ने जवाब में कहा कि यहाँ तो कोई लड़की थी ही नहीं। ये सुनकर ली को बड़ी हैरानी हुई। इसके बाद वो जिनी के कमरे में जाकर कहता है कि तुम्हारी चोरी आज पकड़ी गई, तुम हर महीने इंश्योरेंस कंपनी से पैसे ऐंठते हो। जिनी ने भी जवाब में कह दिया, तुम्हें जो करना है कर लो। तभी उसके पीछे से मीजू ने उसे हाथ हिलाते हुए हेलो कहा। ली ने उससे उसका नाम पूछा। इतने में जिनी बोल पड़ा, तुम किससे बातें कर रहे हो? ली बोला, अरे वही लड़की जो तुम्हारे पीछे खड़ी है। जिनी ने ली को अजीब तरह से देखते हुए कहा, लेकिन मेरे पीछे तो कोई भी नहीं। तब मीजू ने उसे अपना नाम बताते हुए कहा, मुझे तुम्हारे अलावा कोई नहीं देख सकता, और ली उसे पागल समझकर वहाँ से जाने लगता है। अब मीजू उसके पीछे पीछे चलते हुए उसे इस बात पर यकीन दिलाने की कोशिश कर रही है। तब ली बोला, पर मीजू तो कोमे में है, तुम मीजू कैसे हो सकती हो? लेकिन तब पर भी वो बार बार इंसिस्ट करती रही कि वही मीजू है। और फिर गैलरी से गुजरते हुए एक आईने में जब ली ने देखा तो उसे सिर्फ उसका प्रतिबिंब दिख रहा है, वहाँ कोई मीजू नहीं। ये देखते ही डर के मारे वो भूत भूत चलाते हुए वहाँ से भागने लगा और सीधा अपने घर आकर इसी सोच में डूबा हुआ है कि आज जो मेरे साथ हुआ, क्या वो वाकई में कोई भूत थी या फिर कोई मेरे साथ कोई भद्दा मजाक कर रहा है। इसके बाद उसने हॉस्पिटल के सीसीटीवी कैमरा चेक किए, जहाँ पर वो हर वक्त अकेला था, वो खुद से ही बातें कर रहा था, वहाँ कोई मीजू नहीं। इसके बाद वो सच जानने के लिए दोबारा हॉस्पिटल पहुंचा, जहाँ पर वो हॉस्पिटल के छत पे मीजू को बैठा हुआ देखता है। वो उसके पास गया, तभी बारिश की एक बूंद मीजू के हाथ के आर पार हो गई और ये देखकर ली वहीं बेहोश हो गया। अब हमें हॉस्पिटल का कमरा दिखाया जाता है, जहाँ पर मीजू कोमा में है और उसकी आत्मा ली से बातें कर रही है। उसने ली को बताया कि जब भी मीजू सोई हुई होती है, मैं उसके शरीर से निकल के यहाँ वहाँ घूमने लगती हूँ, और जैसे ही वो नींद से उठ जाती है मैं वापस से उसके शरीर में प्रवेश कर जाती हूँ। लेकिन मीजू अंधी है और मैं उसकी आत्मा हूँ, मैं सब कुछ देख सकती हूँ और मुझे कोई नहीं देख सकता, लेकिन न जाने क्यों सिर्फ तुम मुझे देख सकते हो। ली ने कहा, यानी कि तुम मीजू का भूत हो? मीजू बोली, भूत नहीं, क्योंकि वो अभी तक जिंदा है, तो मैं सिर्फ उसकी आत्मा हूँ। ऐसे ही थोड़ी देर बातें करने के बाद मीजू उसका पीछा करने लगती है। ली ने कहा, तुम तो आत्मा हो, कहीं भी उड़कर जा सकती हो। और यहाँ हॉस्पिटल में सभी ली को अपने आप से बातें करते देख हैरान होते हैं। इसके बाद हम ली को देखते हैं जो मीजू को शहर घुमाने लेकर जा रहा है। मीजू अपनी आंखों से पहली बार शहर देख रही है। उसके सवाल है कि खत्म ही नहीं होते। वो ली से ये वो हर तरह के सवाल पूछती है। एक समय तक ली ने उसके सभी सवालों के जवाब दिए। ये ट्रेन है, वो रास्ता है, वो बिल्डिंग है। लेकिन फिर वो उसके सवालों से थककर कहता है कि अगर इसके बाद तुमने एक भी सवाल किया
तुम्हें ये गाड़ी कहीं ठोक दूंगा, जिसके बाद हम दोनों ही आत्मा बनकर यहाँ वहाँ घूमने लगेंगे। ये सुनने के बाद मीजू चुपचाप बैठ जाती है। इसके बाद ली मीजू के कहने पर उसे एक जगह ले आता है। ये दरअसल मीजू के बेस्ट फ्रेंड की शादी है, जो कि उसी की तरह देख नहीं सकता। पादरी ने सभी से पूछा क्या किसी को भी इस शादी पर एतराज है, और मीजू ने ली का हाथ ऊपर कर दिया। ली को सभी के सामने बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है और वो खड़े होकर बस सभी के सामने मुस्कुराता रहता है। मीजू की आत्मा किसी भी चीज के स्पर्श में नहीं आ सकती, लेकिन वो ली को छू सकती है। जिसके बाद हमें मीजू की एक वीडियो क्लिप दिखाई गई, जिसमें वो एक्सीडेंट होने से पहले अपने दोस्त को शादी की शुभकामनाएं दे रही है। वहाँ पर वो उसे एक डॉगी दिखाती है जिसका नाम मैंगो है, और मीजू उसे बहुत पसंद करती है। वो ली से दरख्वास्त करती है कि उसे पुचकार कर प्यार करे, मगर ली को कुत्तों से एलर्जी है। इसके बावजूद भी वो मीजू का मन रखने के लिए उस कुत्ते को पुचकारता है, जिसके बाद वो उसे हॉस्पिटल ड्रॉप कर देता है। मीजू उसे थैंक यू कहती है, क्योंकि आज का दिन उसकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन था। उधर दूसरी तरफ इंश्योरेंस कंपनी में एक्सीडेंट के दिन मीजू के पास वॉकिंग स्टिक न होने की वजह से वो लोग इसे करार देना चाहते हैं, ताकि वो उसे पैसे देने से बच जाए, और साथ ही साथ उनकी कंपनी के सीईओ के दोस्त को भी जेल जाना नहीं पड़ेगा। लेकिन ली ऐसा करना नहीं चाहता। वो बस चाहता है कि इस हॉस्पिटल में जितने भी लोग उनके इंश्योरेंस क्लाइंट है, अगर वो सच में पीड़ित है तो उन्हें उनके हक के पैसे मिले। अब अगले दिन जब ली मीजू को पूरे अस्पताल में ढूंढ रहा था, वो उसे कहीं नहीं मिली, क्योंकि उस वक्त मीजू जाग रही थी। और वहाँ से निकलते वक्त ली जिनी को स्कूटी चलाते हुए वहाँ से जाते हुए देखता है। वो उसके पास जाकर कहता है कि तुम जिस तरह इंश्योरेंस कंपनी को बेवकूफ बनाकर हर महीने पैसे ऐंठ रहे हो, मैं इसकी कंप्लेन कर दूंगा। तब जिनी ने गुस्से में आकर उसका गिरबान पकड़ लिया और कहा तुम्हारी जैसी मर्जी तुम कर सकते हो। लेकिन तभी हॉस्पिटल की खिड़की से एक बच्ची उसे देख रही है। उसे देखते ही वो उसे छोड़कर वहाँ से चला जाता है। अब एक दिन ली ने मीजू से छत पर बैठकर बातें करते हुए पूछा कि तुम हमेशा अपने पास इतने सारे पत्थर क्यों रखती हो। मीजू ने जवाब दिया मैं देख नहीं सकती, हर चीज को छू कर महसूस करती हूँ, इसीलिए इन पत्थरों को अपने पास रखती हूँ। फिर उसने ली का हाथ छूकर कहा तुम्हारी जिंदगी में कोई लक्ष्य नहीं, तुम बिना लक्ष्य के ही अपनी जिंदगी जी रहे हो। ये सुनकर ली अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ा लेता है, जिसके बाद मीजू ने अपना हाथ उसे थमाते हुए कहा तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या महसूस होता है। ली ने कहा कुछ भी नहीं। फिर मीजू ने उदास होते हुए कहा जब मैं देख नहीं सकती थी तो हर चीज को छू कर महसूस करती थी, लेकिन आज मैं देख सकती हूँ तो कुछ भी छू नहीं सकती, महसूस नहीं कर सकती सिवाय तुम्हारे। और इतना कहने के बाद वो उदास हो जाती है। उसकी उदासी दूर करने के लिए ली उसे घुमाने ले गया, जहाँ पर वो रंग बिरंगी मछलियों को देखकर बहुत खुश होती है। इसके बाद बाजार में घूमते हुए उसे एक माँ और उसका बेटा दिखा। मीजू ने बस बचपन में अपनी माँ को महसूस किया था, जिसके बाद वो उसे छोटे में ही छोड़कर चली गई। शायद उस वक्त उसकी माँ को उसकी जरूरत नहीं थी, इसीलिए बड़े होकर मीजू ने अपनी माँ को ढूंढने की कोशिश नहीं की। अब वो दोनों एक बार में बैठे हैं कि तभी मीजू वहाँ से गायब हो गई, क्योंकि हॉस्पिटल में उसकी नींद खुल गई है। अब अगले दिन ली मीजू की बचपन की तस्वीर लेकर अपने दोस्त के पास गया और मीजू के बारे में सब कुछ पता लगाने को कहता है। उसका दोस्त जल्द ही इस काम में जुट गया और पता लगा लेता है कि बचपन में किस स्टूडियो में उसकी तस्वीर खींची गई थी। फिर वहाँ का पता लेकर ली उस स्टूडियो के मालिक से मिलने पहुंचा और रजिस्टर से ली के माँ बाप का नाम और उसका पता निकालकर अपने दोस्त को बताता है, जिसके बाद वो उसकी माँ से मिलने भी पहुंचा। उसकी माँ एक ब्यूटी पार्लर चलाती है। वो अंदर हेयर कट लेने गया और पूछा आपकी बेटी कहाँ है। मीजू की माँ ने कहा वो स्कूल गई है। फिर ली ने कहा मैं आपकी बड़ी बेटी मीजू की बात कर रहा हूँ। औरत थोड़ी सकपका गई और फिर उसने ली को वहाँ से चले जाने को कहा। इधर ली का बॉस उससे नाराज है, क्योंकि वो मीजू के इन्वेस्टिगेशन के लिए ज्यादा जानकारी इकट्ठा नहीं कर पा रहा, और फिर उसने इस केस की जिम्मेदारी किसी और को दे दी और ली को थोड़े दिनों के लिए घर पर ही छुट्टी लेने को कहा। इधर जब ली मीजू से मिलने हॉस्पिटल आया तो मीजू ने जबरदस्ती उसे एक बच्चे के पास उससे बात करने के लिए भेजा। ली ने बातों ही बातों में उससे पूछा कि तुम्हारे बाबा कहाँ हैं। बच्ची ने बताया कि मेरे बाबा बहुत मेहनत करते हैं, वो दिन के समय कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हैं और रात के समय डिलीवरी का। इतने में ली ने किसी को दूर से बाबा कह के बुलाया, वो जिनी है। और ये देखकर ली समझ गया कि जिनी असल में एक अच्छा इंसान है। उसके बेटे को कैंसर है और हॉस्पिटल का बिल ना चुका पाने की वजह से ही वो इंश्योरेंस कंपनी से अपनी तबीयत का झूठा बहाना बनाकर हर महीने पैसे लेता है, ताकि वो अपने बच्चे के इलाज का बिल भर सके। इसके बाद हम हॉस्पिटल में देखते हैं कि मीजू की माँ
उसे मिलने आई हैं, लेकिन वो दरवाजे से ही उसे देखकर लौटने लगी। तब ली ने उन्हें रोकते हुए कहा, आप अंदर क्यों नहीं गई? मेजू की माँ ने कहा, क्योंकि उसका सामना करने की मेरे पास हिम्मत नहीं। और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जब ली उनके पीछे पीछे उन्हें रोकने गया तो उसने देखा कि मेजू ने वहाँ खड़े होकर सब कुछ सुन लिया है। उसने ली से कहा कि बहुत छोटी उम्र में ही मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई, लेकिन उनसे मिलने की तमन्ना हमेशा से मेरे दिल में थी। इसीलिए एक दिन मैं उनसे मिलने उनके सैलून गई, एक कस्टमर बनकर। लेकिन आखिरकार मैंने उन्हें अपना असली परिचय दिया कि मैं उनकी बेटी मीजो हूँ, जिन्हें वो चर्च में छोड़कर आ गई थी। और अब मैं 25 साल की हो गई हूँ। मैं यहाँ उनकी जिंदगी में दोबारा वापस आने या उनकी जिंदगी में किसी तरह का असर डालने नहीं आई हूँ। मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि मैं जैसे भी हूँ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही हूँ। लेकिन उसकी माँ बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। और फिर जल्दबाजी में मीजो भी अपना बैग लेकर वहाँ से निकल गई। और बाहर आने के बाद उसे पता चला कि उसकी वॉकिंग स्टिक अंदर ही रह गई है। उसके पास दोबारा अपनी माँ का सामना करने का हिम्मत नहीं था। पता नहीं वो क्या कहेगी, क्या पता कुछ ऐसा कह दे जिससे कि मेरा दिल ही टूट जाए। इसीलिए मैं वापस नहीं गई और बिना किसी वॉकिंग स्टिक के रास्ते के किनारों पर चलते हुए मैं सोच रही थी कि कितनी हिम्मत करके मैं अपनी माँ से मिलने गई, लेकिन उन्होंने तो मुझे अपनाने से ही इनकार कर दिया। अपनाना तो दूर, उन्होंने तो मुझसे बात तक नहीं की। इसके बाद मैं रास्ता पार कर ही रही थी कि एक कार दुर्घटना से मैं कोमा में चली गई और अपने शरीर से निकलकर मैं खुद को देख पा रही थी। इतना कहते हुए वो अचानक छत से नीचे गिरते हुए गायब हो गई। ली दौड़ता हुआ उसके कमरे तक आया तो देखा कि मीजो को खून की उल्टियां हो रही है। उसे जल्द से जल्द आईसीयू में शिफ्ट किया गया। उधर इंश्योरेंस कंपनी ने सारे सबूत इकट्ठा कर लिए हैं, जिसके बनाम पर यह साबित किया जा सकता है कि मीजो ने दरअसल उस दिन खुदकुशी करने की कोशिश की थी। अगले दिन जब ली मीजो से मिलने आया तो उसकी बेस्ट फ्रेंड वहाँ आई हुई थी। ली ने सोचा कि अगर मीजो की माँ उससे मिलने आए तो उसे बेहतर महसूस होगा। इस बारे में उसने उसकी बेस्ट फ्रेंड से भी बात की और वो जाकर उसकी माँ को हर तरह से मनाने लगी, लेकिन वो किसी भी तरह से मीजो से मिलने के लिए राजी नहीं होती। अब यहाँ पे ली को चुपचाप बैठा देख जिने उसके पास आता है और उसे ड्रिंक ऑफर करता है। फिर जिने ने उससे कहा, आगे भले ही तुम्हारी कंपनी मुझे कोई पैसे ना दे, लेकिन मैं अपने बच्चे को अपनी मेहनत के दम पर ठीक कर सकता हूँ। ये सुनकर ली ने उससे कहा, मुझे नहीं पता तुम एक अच्छे इंसान हो या नहीं, लेकिन तुम बेशक एक अच्छे पिता हो। अब जब ली मीजो से मिलने अस्पताल पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी माँ एक लड़की के साथ उसके केबिन में बैठी हुई है। तब ली ने उनसे कहा कि मैं मीजो की इंश्योरेंस के पूरे पैसे आपको दिलवा दूंगा। इस पे उसकी माँ ने कहा, मुझे किसी पैसे की जरूरत नहीं, मैं बस अपनी बेटी के पास रहना चाहती हूँ, उसे प्यार करना चाहती हूँ, जिस प्यार से मैंने उसे 25 सालों तक वंचित रखा। अब ये सुनकर उसकी छोटी बेटी को अच्छा नहीं लगता। उसने अपनी माँ से कहा, एक तो वैसे ही हम पर इतना कर्जा है, ऊपर से तुम हॉस्पिटल बिल का भार भी हमारे ही सर पर डालना चाहती हो। कम से कम इंश्योरेंस के पैसे रखने के लिए तो राजी हो जाती। अब यहाँ पर मीजो की माँ को उसके पास बैठा हुआ दिखाया जाता है। वो उसे कहती है कि इतने सालों बाद भी तुमने अपनी माँ को याद रखा, तुमने मुझे ढूंढ निकाला, लेकिन मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं तुम्हें तब भी अपना सकूं, और आज तुम्हारी इस हालत की जिम्मेदार मैं हूँ। मीजो वही कमरे के कोने में खड़े होकर माँ की सारी बातें सुनकर रो रही है। मीजो जिस माँ के प्यार के लिए पूरी उम्र तड़पती रही, आज वो माँ उसके सामने बैठी है, मगर वो उठकर उन्हें गले भी नहीं लगा सकती। भगवान की ये कैसी परीक्षा है। इधर इंश्योरेंस कंपनी के सामने एक और मुसीबत आ खड़ी हुई है। वो किसी भी तरह से सेटलमेंट के पैसे मीजो को देकर इस केस को रफा दफा करने में लगी हुई थी, लेकिन उसकी माँ ने सेटलमेंट के पैसे लेने से इनकार कर दिया है। अब उनके सीईओ के दोस्त के ऊपर केस होने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए ली का बॉस उस पर बहुत नाराज होता है, क्योंकि वो ही उसकी माँ को ढूंढकर बीच में लेकर आया है। जब ये सब सुनते सुनते ली पूरी तरह पक गया। वो जोर से अपने बॉस पर चिल्ला देता है, जिसे सुनकर उसका बॉस भी चुप हो जाता है। इधर हॉस्पिटल की छत पर मीजो ली से कह रही है, मैं चाहती थी कि मेरी माँ हमेशा खुश रहे, लेकिन आज मेरी वजह से वो बहुत दुखी है। सेटलमेंट के पैसे लेने से मना करने के बाद माँ के ऊपर हॉस्पिटल बिल का बहुत कर्ज आ जाएगा, और जिस तरह डॉक्टर को मैंने कहते सुना है, मैं शायद कभी भी ठीक नहीं हो पाऊंगी। पूरी उम्र इसी तरह बिस्तर में पड़े पड़े मेरी जिंदगी गुजर जाएगी। मेरी माँ को जिंदगी भर मेरा बोझ ढोना होगा। तुमसे मेरी एक दरख्वास्त है, मेरे कमरे में जाकर मेरी लाइफ सपोर्ट बंद कर दो। इस पर गुस्से से चिल्लाते हुए ली ने कहा, क्या रिश्ते सिर्फ अच्छे समय के लिए होता है? क्या बुरे समय में हमें रिश्तों को तोड़ देना चाहिए? फिर वो अपनी कहानी बताता है, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था,
हमारी जिंदगी बहुत खुशहाली भरी थी, लेकिन एक दिन उसके दोनों पाँव ने काम करना बंद कर दिया और वो पूरी तरह पैरालाइज्ड हो गई। एक दिन उसने मुझे सवाल किया, क्या मैं आपके ऊपर बोझ बन गई हूँ? मैंने जवाब में कहा, हरगिज नहीं, लेकिन उसने मेरी बातों पर विश्वास नहीं किया। उसके बाद से हमारे रिश्ते बिगड़ने लगे। वो मुझ पर चिल्लाने लगी, चीखने लगी। उसे लग रहा था कि वो पूरी उम्र मेरे ऊपर बोझ बनकर रहेगी, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैं उसे बहुत प्यार करता था। फिर एक दिन मैं उसे पहाड़ी वादियों में घुमाने के लिए लेकर गया। उसने मुझे ब्लैंकेट लाने को कहा और मैं उसके व्हीलचेयर को लॉक करना भूल गया। जब तक मैं ब्लैंकेट लेकर वहां पहुंचा, मेरी पत्नी वहां नहीं थी। मैंने देखा कि नीचे गिरकर उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। उसे तुरंत इलाज के लिए इसी अस्पताल में लाया गया और उसने मेरे सामने दम तोड़ दिया। मगर वो कभी भी मेरे ऊपर बोझ नहीं थी। हम जिनसे प्यार करते हैं वो कभी हमारे ऊपर बोझ नहीं हो सकते। तो फिर तुम ये कैसे सोच सकती हो कि तुम अपनी माँ के ऊपर बोझ हो? मीजो ने उसे बताया कि जिस रोज तुम्हारी बीवी का एक्सीडेंट हुआ था, मैंने तुम्हें हॉस्पिटल में देखा था। मैंने देखा था कि तुम कितने टूट गए हो। अगर एक तरह से देखा जाए तो तुम और मेरी माँ एक ही जगह पर हो और मैं तुम्हारी पत्नी एक ही जगह पर। ये सुनने के बाद ली ने प्यार से उसके गालों पे हाथ फेरा और आंखें बंद करके अपनी पत्नी को याद किया। दरअसल उस दिन उसने उसके व्हीलचेयर को लॉक किया था, मगर उसके जाने के बाद उसकी पत्नी ने लॉक खोलकर जानबूझकर उस एक्सीडेंट का शिकार बनी थी, क्योंकि वो और ली के ऊपर बोझ बनकर नहीं जीना चाहती थी। जब उसने आंखें खोली तो मीजो की जगह उसने अपनी बीवी को पाया और उसने ली से कहा कि मरने वालों को कभी मौत का डर नहीं होता। डर उन्हें इस बात का होता है कि कहीं उसके अपने उन्हें भुला न दे। और फिर उसने ली से कहा, तुमने मुझे भुला दिया ना। ये सुनने के बाद ली बच्चों की तरह फूट फूट कर रो पड़ा, क्योंकि वो उसे कभी भूला नहीं था। वो तो बस उसकी दुख भरी यादों को याद नहीं करना चाहता था। वो अपनी पत्नी और खुद से नाराज था। अब की बार जब उसने आँख खोली तो सामने ना उसकी पत्नी है और ना ही मीजो। इसके बाद वो घर लौटा और बड़े दिनों बाद वो अपने कमरे में गया जहाँ उसकी पत्नी की यादें बिछी हुई है। वो इस सच्चाई का सामना करने से डरता था कि उसकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं, कि अब जब कभी भी वो इस कमरे में आएगा उसे वहाँ उसकी पत्नी नहीं मिलेगी। मगर आज उसने हिम्मत करके एक एक करके अपनी पत्नी की यादों को संजोया। और फिर उसके बाद हम ली को मीजो के कमरे में देखते हैं। वो उसे कह रहा है कि मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने आया हूँ। मीजो समझ गई कि वो उसे इस जिंदगी से मुक्ति दिलाने आया है। ली ने उसके मुंह से ऑक्सीजन मास्क हटा दिया और वो सारी लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम बंद कर दिए जो उसे जिंदा रहने में मदद कर रही थी। फिर वो उस हॉस्पिटल से निकल आता है और खुद से एक वादा करता है कि वो अतीत को भुला कर नहीं, बल्कि अतीत की यादों को अपने साथ लेकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगा। और इसी मोड़ पर ये खूबसूरत फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको इस कहानी के बारे में क्या महसूस हुआ है, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें और हर रोज फिर से नई नई कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं एक और खूबसूरत कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।